इंडिया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 722 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मदद प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर फरीदी अमीन सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बर्नेट सर ऑन होम्योपैथी। और आज जो बर्थडे भी है डॉक्टर बर्नेट सर का, स्पेशल प्रोग्राम है अपने। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। अ, नमस्कार। अ, थोड़ी दूर देर के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि बस थोड़ा सा कनेक्ट होने में देर हो रही है। मैं नो बस प्रॉब्लम सर। 2 से 3 मिनट में मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। जी जी एक्चुअली जी। लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा देर हो रही है कनेक्ट होने में। अ, थोड़ा सा वक्त लेगा। बहुत ज्यादा। मैं एक काम करता हूँ। अभी आप ठीक है? एक डिवाइस का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। नमस्कार सबों को एक मर्तबा फिर से। और IFPH के इस मंच पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट के ऊपर, और उसकी उनका कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी में क्या है और कैसा है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। बहुत ज्यादा नेटवर्क के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग कर जा रहा है बार बार। जी हाँ। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जेम्स क्रॉम्पटन बर्नेट was a British Orthodox physician who became a significant figure in homeopathy, and his journey from medicine to homeopathy, his contribution to the field, and his familial legacy provide a fascinating insight into the evolution of alternative medicine. जेम्स क्रॉम्पटन बर्नेट की ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन प्रैक्टिस से होम्योपैथी में कन्वर्ट होना और फिर उसमें होम्योपैथी के फील्ड में इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होना, और ये एक अगर हम लोग ये कहें कि एक फिल्मी कहानी है तो इससे कम भी नहीं होगा। क्योंकि इनकी जो कहानी, इनकी स्टोरी हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक बहुत ही मार्वलस स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा लर्नर, एक बहुत ही होनहार फिजिशियन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन भी थे। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई शुरू की वहां से लेकर और फिर कन्वर्ट हुए होम्योपैथी में, वहां तक लेकर करके फिर उसके बाद बहुत सारे उन्होंने बुक लिखा और फिर कुछ मेडिसिन का उन्होंने प्रूविंग किया। और फिर होम्योपैथी में जो उनका योगदान है, मेट्रिया मेडिका में जो योगदान है, इन सब को अगर हम जानेंगे तो इनकी कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। शुरुआत करें तो born on July 1840 इन रेडलिंच नियर सेलेसबरी। उनके फादर का नाम था चार्ल्स बर्नेट और उनकी मदर का नाम था सारा विल्सन। उनका नाम जो कॉम्पटन था वो उनकी दादी का नाम था कॉम्पटन, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरे नाम का वो जो सरनेम समझ लें आप, वो सरनेम मेरे पोते के साथ
अटैच होना चाहिए, और जब जाकर करके के ये मिस कॉम्पटन का जो कॉम्पटन टाइटल है वो उनके साथ जुड़ गया, और फिर वो जेम्स कॉम्पटन बर्नेट हो गए। From the age of 16 to 19, Burnet was sent to school in France. After this, travel from several years, principally on the continent, studying philosophy, the love of which him in him अमाउंटेड ऑलमोस्ट अ पैशन। तो उनकी जो कहानी शुरू होती है, उनकी जो पढ़ाई शुरू होती है, 16 से 19 साल तक तो वो फ्रांस में अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करते हैं, और करने के बाद वो कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते हैं, और करने के बाद वो उनका जो ज्यादा सबसे ज्यादा लगाव था वो फिलोसॉफी में था, जो कि उनका एक पैशन भी था। इन्होंने मेडिसिन एज अ कैरियर चूज किया, और फिर स्कूल ऑफ वियना में 1865 में उन्होंने एडमिशन ली, वेयर ही रिमेन 2 एडिशनल ईयर स्टडिंग एनाटॉमी। फिर वहां पर 2 साल और रह कर करके उन्होंने एनाटॉमी की पढ़ाई की, रिसीविंग ए गोल्ड मेडल फॉर दिस। उसके लिए गोल्ड मेडल भी उनको मिला। एंड इस फील्ड में बहुत ही माहिर हो गए। आफ्टर वियना, बर्नेट enrolled in the medicine department at Glasgow University, from which he graduated in 1872। और 1872 में वो वियना के बाद वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, और वहां से एमबी की डिग्री लेते हैं। और ही कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप फॉर हिज एमबी डिग्री, जो कि अभी आजकल एमबीबीएस है। तो वो एमबी की डिग्री लेते हैं एट बर्नहिल प्रोशियल हॉस्पिटल एंड असाइलम इन ग्लासगो इन 1876। वहां से फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर फर्दर स्टडी के लिए वो जाते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर बर्नेट डिडंट टेक हिज एमडी डिग्री टिल 1876, जबकि उन्होंने एमडी की डिग्री जो है वो 72 में ले ली थी, लेकिन 76 तक उन्होंने ऐसी कोई भी मास्टर डिग्री नहीं ली, 4 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद रीजन उसके पीछे ये था कि इट इज द रिक्वायर्ड for a candidate for MD degree that they shall have been practiced 2 years after taking them। उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 साल तक, तब जाकर करके उनको MD डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा। लेकिन एंड शैल इन थेसिस, और उसके लिए उनको एक थेसिस लिखना पड़ेगा, और वो थेसिस अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी थेसिस की एवोल्यूशन की कमेटी होती है या जो यूनिवर्सिटी होती है उसको अगर थेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब फिर उनको एमडी के लिए एडमिशन मिलता है। डॉक्टर बर्नेट का जो इंटरेस्ट था वो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन में नहीं होकर करके, उनका इंटरेस्ट शुरू से ही चूंकि फिलॉसफी की तरफ ज्यादा था, तो उन्होंने इंटरेस्ट किसी दूसरे चीजों में लेना शुरू कर दिया, और होम्योपैथी से अटैच होना शुरू हो गए। तो इसी बीच में उन्होंने जो थेसिस का सब्जेक्ट चुना वो था स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स, और उसमें उस टॉपिक में जो थीसिस का टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया था, उसमें स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स में होम्योपैथी का थोड़ी सी होम्योपैथी की झलक थी उस थीसिस में। तो जिसके लिए एग्जामिनर ने इस चीजों को पसंद नहीं किया, एंड उन लोगों ने इनकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया। और फिर 2 साल वेट करने के बाद डॉक्टर बर्नेट ने फिर सेकेंड टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया और फिर भेजा, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया कि मैं जो होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को टच ना कर करके मैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो चल रही है उस पर हम बात करें, और फिर अपने थीसिस को फॉरवर्ड करें। जब उन्होंने फॉरवर्ड किया और वो थीसिस एक्सेप्ट हुआ, फिर उन्होंने अपनी एमडी की डिग्री कंप्लीट की। तो ये है उनकी कहानी, और इस तरह से उनकी कहानी शुरू होती है, जो कि एक ड्रामे की टाइप की लगती है। फिर अगर हम देखते हैं उनकी जो अर्ली लाइफ थी, पासिंग थ्रू अ ब्रिलियंट एग्जामिनेशन इन द एनाटॉमी। अब ये एनाटॉमी का भी एग्जाम एक बहुत ही रोचक कहानी है। एनाटॉमी के एग्जाम में
जब उन्होंने एनाटॉमी के एग्जाम फेस किया और एनाटॉमी के एग्जाम में 1.5 ईयर टोटल 1.5 घंटे उनका एग्जामिनेशन लिया गया प्रोफेसर्स के द्वारा, जो भी प्रोफेसर वहां मौजूद थे उन्होंने एग्जाम लिया उनका, और एग्जाम के सारे आंसर देने के बाद प्रोफेसर ने खड़े होकर करके उनसे हैंडशेक किया और सेइंग उनको ये कहा कि ही हैड नेवर एग्जामिन्ड अ स्टूडेंट विद सो ब्रिलियंट एंड थॉरो नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। इतनी डीप और थॉरो नॉलेज के साथ आज तक हमने ऐसा किसी भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं लिया, और खड़े होकर करके एग्जामिनर ने उनका हैंडशेक किया। तो ये भी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि उनका इंटरेस्ट एनाटॉमी में इतना बढ़िया था। तो कैसे वो होम्योपैथी में शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे उनका जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन, फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन टू होम्योपैथी। बर्नेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू होम्योपैथी ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप। जब वो इंटर्नशिप में थे उसी वक्त उनका इंट्रोडक्शन जो है होम्योपैथी से कराया गया था। किसके द्वारा? उनके दो फ्रेंड थे, मेनली उनके एक फ्रेंड थे जो अल्फ्रेड एडवर्ड हॉक्स थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था किनसे? उनके जो गुरु थे, जिनको वो गुरु मानते हैं, जिनको मास्टर मानते हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन कराया गया और फिर वहां से वो सीखना शुरू किए। पहले गुरु का नाम था जॉन जेम्स ड्रेसडेल और दूसरे का नाम था एडवर्ड विलियम ब्रिज। ही स्टडीड होम्योपैथी इन लिवरपूल। लिवरपूल में जाकर करके इन दोनों गुरु से उन्होंने अपनी होम्योपैथी की पढ़ाई या नॉलेज का ये वो लेना शुरू किया और सीखते रहे नॉलेज। और इनिशियली वो बहुत ही सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे होम्योपैथी का, ज्यादा शोर शराबे नहीं करते थे, छुप छुप करके प्रैक्टिस करते थे, नॉलेज लेते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एलोपैथिक वाले इनके बहिष्कार करने लगे और फिर उनको जो है इनको साइड में लगा दिया जाए। और ये हुआ भी उनके साथ, और ये एक स्टोरी है, इस पर भी हम लोग अभी आएंगे। उनकी स्टोरी ये है कि द सेम प्रोफेसर हु हैड कांग्रेचुलेटेड हिम, वो प्रोफेसर जिन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया था उस एग्जामिनेशन में खड़े होकर के कि हम ऐसा कोई स्टूडेंट आज तक नहीं देखे जिनका इतना अच्छा नॉलेज है एनाटॉमी में। तो वही प्रोफेसर जब उनको ये पता चला ऑन हियरिंग लेटर दैट ही हैड डिसाइडेड टू बिकम होम्योपैथ, entreated him to अल्टर हिज माइंड, अपने उनके माइंड को चेंज करने के लिए वहां पर उनसे मिले और उनको प्रेशराइज किया, उनको जोर दिया कि आप ऐसा ना करें, आपके पास जो नॉलेज है वो मॉडर्न मेडिसिन के लिए या ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये आप बेकार की चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। बट उन्होंने ऐसा नहीं सुना, उन्होंने अपनी जमीर की आवाज सुनी, उन्होंने अपने कंसाइंस की आवाज सुनी, और कंसाइंस की आवाज सुनकर जो जवाब दिया है वो एक रिमार्केबल जवाब है, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट he would rather, he was replied that he could not buy worldly honors at the cost of his conscience। अपनी जमीर के लिए, अपनी जमीर की आवाज को सुनना हम ज्यादा पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू कि हमें इस काम के लिए कुछ ऑनर मिले, कुछ प्राइज मिले या कुछ सम्मान मिले। एंड ही कंटिन्यू टू फाइट द गुड फाइट ऑफ होम्योपैथी, और वो कंटिन्यू होम्योपैथी के लिए लड़ते रहे और होम्योपैथी की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और होम्योपैथी को एक बहुत बड़ी चीज देके गए। तो ये भी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही एक बेहतरीन स्टोरी है जो कि डॉक्टर बर्नेट के साथ एसोसिएटेड है। डॉक्टर बर्नेट के जमाने के जो कॉन्टेम्परेरी डॉक्टर्स थे उनमें बहुत ही मशहूर नाम डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज का है, और डॉक्टर आरी डेजन का है, और डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क का है, जो कि उनके जमाने के डॉक्टर थे और बहुत मशहूर डॉक्टर थे। बट उनके साथ रह करके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर बर्नेट की इन सारी कहानी के बाद जब हम देखेंगे कि डॉक्टर बर्नेट ने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में वो चुपके से अब लिवरपूल में ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहे, और अपने जो कॉन्टेम्परेरी डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठते रहे, उनके साथ बातें करते रहे और उनसे अपने आइडियाज को शेयर किया और उनसे कुछ आइडियाज मिले, और इस तरह से होम्योपैथी में उन्होंने बहुत सारी चीजें दी। उसमें से कुछ
अगर हम डॉक्टर बर्नेट एज अ राइटर देखते हैं तो हमें कुछ कलेक्शन जो हमने दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि डॉक्टर बर्नेट ने होम्योपैथी को आखिरकार दिया क्या है। तो सबसे पहला आता है नैट्रम म्यूरेटिकम एज टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनेमिजेशन, जो कि 1879 में उन्होंने लिखा था। ये एक पहली बुक थी उनकी। उसके बाद गोल्ड एज ए रेमेडी इन डिजीज, जो कि हम ऑरम मेटालिकम पढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने फिर लिखा, 1879 ही में लिखा। और उसके बाद नेक्स्ट जो उनका पब्लिकेशन था, ऑन द प्रिवेंशन ऑफ हैरल लिप, क्लैफ लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड अदर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, जो भी कंजेनाइटल एनोमलीज है, डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने कुछ लेख लिखे 1880 में। उसके बाद एक ही मेडिकस एक लेख है उनका, उसमें और हैनिमन एज अ मैन, एज अ फिजिशियन एंड द लेसन ऑफ हिज लाइफ, ये एक लेख लिखा उन्होंने हैनमैन के बारे में। उसके बाद क्यूरेबिलिटी ऑफ कैटरेक्ट विथ मेडिसिन, ये एक उनका राइटिंग थी, बिकॉज ही वाज रिलेटेड टू द मॉडर्न मेडिसिन, ही वाज रिलेटेड टू डिजीज ओरिएंटेड fertility, where mostly disease are being discussed, where the identification of individual is not so remarkable, rather than uh, the disease is remarkable important, rather than the terminology of the disease is remarkable. So he has written many books related to the name of the disease, like cataract की जो curability क्या है, disease of veins and supersalinity of the blood and accelerator of senility, causes of cataract, valvular disease of the heart, डिजीज ऑफ द स्किन, डिजीज ऑफ द स्प्लीन, ये सब उनके कुछ बहुत अच्छे लेख हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे क्लिनिकल लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब हम इस टाइप की डिजीज को अगर हम देख रहे हैं। और भी कुछ उनके लेख हैं, जैसे कि 50 रीजन फॉर बीइंग अ होम्योपैथ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका राइटिंग्स है, जो कि उन्होंने 50 रीजन बताए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये बात बताया कि वो 50 रीजन क्या थे जो हमें होम्योपैथ बनने के लिए मजबूर कर दिया। उसमें उसमें हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है, बट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दिस पीपीटी जो हमने पढ़ा, वहां से हमें जो नॉलेज मिली कि जो 26 रीजन है, उन्होंने उसमें लिखा है कि जो उनकी जो सेकेंड वाइफ थी, second wife was one of the reason for being an homeopath। तो ये भी एक रिमार्केबल बातें हैं जो कि उन्होंने अपने 50 रीजन ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ में उन्होंने लिखा, पूरे 50 रीजन। और उसमें उन्होंने जब हमने पढ़ा और ये देखा कि एक एक मेडिसिन, जैसे कि एकोनाइट का इस्तेमाल उन्होंने किया, और कर कर करके वो बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव केस में एकोनाइट दिया हमने कुछ पेशेंट को, और कुछ पेशेंट को हमने एकोनाइट नहीं दिया, और फिर ट्रायल किया तो देखा कि पोस्ट ऑपरेटिव जिनको हमने एकोनाइट दिया, दे हैव नो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, नो साइन ऑफ फीवर, एंड जबकि जिन लोगों को एकोनाइट नहीं दी गई, they have sign of inflammation, they have sign of fever, they have sign of inflammatory fever। तो ये एक जो ट्रायल किया उन्होंने, और ये चीज उनको होम्योपैथ बनने पे मजबूर किया और सहायता दिया कि जो इनको इनकरेज किया कि जब एक मेडिसिन इस तरह से रोल कर सकता है तो क्यों ना हम फर्दर और भी इस पर काम कर सकते हैं। फीवर एंड ब्लड पॉइजनिंग and their treatment with special references to the use of pyrogenum, इस पर ये एक लेख थी उनकी बहुत अच्छी लेख। ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, उसके बाद न्यूरल्जिया, इट्स कॉज एंड इट्स रेमेडी, कैटरेक्ट नेचर, कॉजेज एंड क्योर, 5 years experience in the cure of consumption by its own virus Bacillinum। एक मेडिसिन उन्होंने प्रूव किया है, जो कि आगे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, हम लोग देखेंगे भी कि बैसिलिनम बर्नेट बोल कर करके थे। तो वो जो एक्सपीरियंस था उनका इन द क्योर ऑफ कंजम्पशन ऑफ हिज ओन वायरस, वो जो
कंजम्पशन के बाद जो उनका एक्सपीरियंस था वो क्या था, वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वो उन्होंने उसमें मेंशन किया है। फिशुला एंड इट्स क्योर बाय मेडिसिन, ग्रेटर डिजीज ऑफ द लीवर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेनी टाइम्स बड़े बड़े स्टॉलवर्ट जो है इस लेख का रेफरेंस देते हैं कि ग्रेटर डिजीज ऑफ लीवर, और उसमें जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मेनी टाइम एज अ रेफरेंस इस बुक का लोग बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स देते हैं। रिंगवर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर एंड क्योर, वैक्सीनोसिस एंड क्योर बाय वैक्सीन के बैड इफेक्ट एंड वैक्सीन के वजह से जो भी उनके जो परेशानी होती है पेशेंट के को, या फिर ऐसे लोग जो कि डिजीज नहीं है और वो वैक्सीनेटेड होने के बाद डिजीज हो जाते हैं, तो सबसे पहले बर्नेट ने ही इस बात को बतलाया कि जो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर जो वैक्सीन देते हैं उसके जो बैड इफेक्ट है उसमें थूजा का क्या रोल है और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्यूरेबिलिटी ऑफ ट्यूमर बाय मेडिसिन, ये कुछ उनके राइटिंग्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। गाउट एंड इट्स क्योर, डेलिकेट बैकवर्ड पनी एंड स्टंट चिल्ड्रेन, फुल स्कैप, उनकी जो 8 वॉल्यूम है। उसके बाद ऑर्गन डिजीज ऑफ वुमेन, फुल स्कैप। उसके बाद द चेंज ऑफ लाइफ इन वुमेन एंड इल्स एंड एलिंग इंसिडेंट देयर टू। तो ये सब कुछ लेख है। इन लार्ज टॉन्सिल क्योर्ड बाय मेडिसिन, the list of Dr. Bernard's book convey but partial idea of his literary activity, not only in his own journal, the Homeopathic World, but the British Journal of Homeopathy and the other homeopathic journal contain many writings. उनका अपना एक होम्योपैथिक जर्नल हुआ करता था, होम्योपैथिक वर्ल्ड। उसमें वो अपने कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ बातें जो वो ऑब्जर्व करते थे या अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है उसमें शेयर करते थे, जो उनके अपनी जर्नल थी। इसके अलावा बहुत सारी राइटिंग्स है जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में पब्लिश हुई हैं, या फिर होम्योपैथिक जर्नल, अदर होम्योपैथिक जर्नल है, उसमें उनके बहुत सारे राइटिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि हम लोगों को एक नई चीजें सिखाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज है जो हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे कि डॉक्टर बर्नेट ने एक कूपर क्लब बनाया था। कूपर क्लब उस जमाने में 2 ग्रुप थे जो कि होम्योपैथी के लिए ही काम कर रहे थे, बट उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो इनकी जो अपनी ग्रुप थी, डॉक्टर बर्नेट की जो अपनी ग्रुप थी, उसमें डॉक्टर बर्नेट हिमसेल्फ, रॉबर्ट थॉमसन कूपर, थॉमस स्किनर एंड जॉन हेनरी क्लार्क, इनकी अपनी एक ग्रुप थी जो कि आपस में मिल कर करके अपनी आइडियाज को शेयर करते थे, अपनी जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, कुछ नोट्स का एक्सचेंज करते थे, और जो भी बातें हुआ करती थी, वो जो एक्सपीरियंस वो लोग गेन करते थे ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो आकर करके आपस में शेयर करते थे। और बाद में यही जो इनकी जो बैठक है, हम लोग ये कह दें कि बैठक, यही बैठक जो है एक नाम, एक 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 रिकॉग्निशन पाया, और उसका नाम था द कूपर्स क्लब, जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट थॉमस कूपर के नाम से ही वो क्लब का नाम हुआ, कूपर्स क्लब, जिसमें ये 4 लोग बैठते थे और फिर उसमें अपने आइडियाज का शेयर करते थे। और ये चलता रहा अराउंड 1880 से 1890, 10 साल की जो अवधि थी। इस 10 साल के ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे आइडियाज शेयर किए आपस में, बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सचेंज किया, बहुत सारे जो इनका एक वीकली मीटिंग था उसमें जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी न्यू फाइंडिंग्स हुआ करती थी, और फिर आपस में डिस्कशन हुआ करता था। कंट्रीब्यूशन टू इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये तो थी जो हमने अभी डिस्कशन किया कि उनके वो कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने होम्योपैथिक फील्ड को दिया, लाइक जैसे कि उन्होंने बुक्स लिखे, जो भी इतने सारे बुक्स थे उनमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। यहाँ पर जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिए क्या था, आज जो हम लोग जो पढ़ते हैं बैसिलिनम बर्नेट या कोक्यूलोसिनम या कार्सिनोसिनम या एफिस्ट्रेनियम, एर्गोटिनम, मॉर्बिलिनम एंड शिरीनियम,
और पॉसिबली इन्फ्लुएंजिनम, ये सारे जो नोसोड्स मेडिसिन है, ये मेडिसिन का इन्होंने प्रूविंग किया, और प्रूविंग कर कर करके इनके जो सिम्टम्स थे, एक मेडिसिन होम्योपैथिक फील्ड को इन्होंने दिया। वो इतनी ही ज्यादा डीप थे अपनी इस थिंकिंग को लेकर के कि हम होम्योपैथी के लिए क्या कर सकते हैं, और कैसे हम इसको उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जो कि इनको इन सब चीजों को, नोसोड ग्रुप के मेडिसिन को प्रूविंग करने में हेल्पफुल हुआ। और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन होम्योपैथिक, स्पेशली होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को दिया, जिससे कि आज हम लोग बहुत फायदा लेते हैं इन मेडिसिन का अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जो उनका एडिशनल कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि पार्शिलियन जॉन गॉटफ्राइड राम रेडमेचर जो थे, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनोपैथी का। उस ऑर्गेनोपैथी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने सैमुअल हैनीमैन की जो होम्योपैथी का, जो एलिमेंट्री होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट था, उनके साथ मिला कर करके उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। इन एडिशन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ होम्योपैथी इन हिज वर्क, अपनी जो इन्फ्लुएंस, अपनी जो वर्क की जो इन्फ्लुएंस थी होम्योपैथी के लिए, बर्नेट जो है वो इस डॉक्टर प्रेसिलियन जॉन गेटफ्राइड रेड्समैन का भी, रिडेम्पशन का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे उनसे। तो उनके ऑर्गेनोपैथी को होम्योपैथी से मिक्स कर कर करके उन्होंने एक नई चीजें दी थी, और फिर उसके जरिए से लोगों को ये एक नया बात पता चला था। पर्सनल लाइफ में अगर हम थोड़ी सी देखें तो डॉक्टर बर्नेट अपने जीवन में 2 शादी किए, जैसा कि उन्होंने बताया है अपनी लेख में, द 50 रीजन बिहाइंड कन्वर्शन टू होम्योपैथी। तो उसमें उनकी जो सेकेंड वाइफ थी, वन ऑफ द रीजन थी, और उन दोनों वाइफ से उनको टोटल 13 चिल्ड्रेन थे। उनमें जो सबसे इन्फ्लुएंसिबल या एक्लेम्ड जो उनकी बच्ची थी वो थी 7th चाइल्ड जो थी उनकी, जो सेकेंड वाइफ से फर्स्ट जो बच्ची थी वो थी डेम आईवी कॉम्पटन बर्नेट, जो कि एक नॉवेलिस्ट भी थी। और मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स जो हमें बर्नेट के बारे में मिलता है, बर्नेट के बारे में हमें पता चलता है, डॉक्टर बर्नेट के बारे में हमें पता चलता है, वो मोस्ट ऑफ द राइटिंग आईवी कॉम्पटन के नॉवल से भी हमें मिलता है कि उन्होंने अपने फादर के बारे में जो लिखा है। डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट का देहांत सडनली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से लंदन के एक होटल में हुआ अप्रैल 1 को 1901 में। और उनके जो 7th जो चाइल्ड बच्ची थी, बेटी थी, जो आईवी बर्नेट जो थी, उनकी 7th बेटी की जो 17th बर्थडे के 2 महीने पहले, जो कि उन्होंने अपने नॉवल में जो मेंशन किया है, और ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में भी इसका वो मेंशन है, जो ऑर्बिट्ररी में मेंशन किया गया है कि 7th डॉटर के 17th बर्थडे के 2 महीने पहले इनका देहांत हो जाता है। एक जहां तक इनका इम्पैक्ट है, जहां तक इनकी पहचान है डॉक्टर बर्नेट की, तो रिमेम्बर्ड एज अ पावरफुल एंड ओरिजिनल फोर्स इन द होम्योपैथी। ये एक बहुत ही ओरिजिनल और पावरफुल फोर्स है होम्योपैथी के लिए। प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न होम्योपैथिक प्रैक्टिस, मॉडर्न होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए इनकी बहुत बड़ी योगदान है, जो कि ये हमें बताते हैं, स्पेशली थेरापेटिक बेस्ड जो भी प्रैक्टिस है, या फिर जो भी नोसोड ग्रुप की प्रैक्टिस है, और डिजीज ओरिएंटेड जो प्रैक्टिस है, इनका ये हमें उस वो ज्ञान देते हैं। जॉन हेनरी क्लार्क लिखते हैं इनके बारे में कि इट इज नॉट टू मच टू से that during the last 20 years, Bernard has been the most powerful, the most fruitful, and the most original force in homeopathy.
सब बहुत ही फ्रूटफुल एंड पावरफुल एंड ओरिजिनल फोर्स रहे हैं होम्योपैथी के लिए बर्नेट ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर। इन 20 सालों में उनका उनके जैसा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ये डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क का लेख है। किनके लिए? डॉक्टर बर्नेट के लिए। लास्टली हम ये समझ लें कि जॉन जेम्स कॉम्पटन बर्नेट dedicated to homeopathy, and his significant contribution to the field not only changed his life but also influenced generation of practitioners। उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो कुर्बानियां हैं होम्योपैथी के लिए, और उनकी एंड हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान, नॉट ओनली चेंज हिज लाइफ, उनकी लाइफ को ही नहीं बदला, बट इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर। जो जनरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर, इस जनरेशन के प्रैक्टिशनर हो या उस जनरेशन के बारे में, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया डॉक्टर बर्नेट की डेडिकेशन, डॉक्टर बर्नेट की मेहनत, या डॉक्टर बर्नेट का योगदान। हिज लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू हिज राइटिंग। उनकी जो राइटिंग्स है, उनका जो भी लेख उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने उन्होंने बुक्स के शक्ल में हो या फिर अपने जर्नल में उन्होंने जो भी मेंशन किया है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, वो जिंदगी भर हम लोगों को एक मार्गदर्शन कराएगा, एक हमें एक सीख मिलता है उनसे। हिज फैमिलीज अचीवमेंट एंड द कंटिन्यूड प्रैक्टिस, उनकी जो फैमिली के अचीवमेंट है, उनकी जो प्रैक्टिस है ऑफ होम्योपैथी है, ये सब चीजें जो है उन ये हमें बहुत ही एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। थैंक यू। यहीं तक डॉक्टर बर्नेट की योगदान के बारे में हम लोग जाने, और यहीं तक इनकी कुछ बातें थी। ये जो लेख है, हमने उनके जर्नल ऑफ होम्योपैथी से कुछ वहां से निकाला है। एक बायोग्राफिकल डिटेल था उनका, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वहां से हमने कुछ उनके नॉलेज लिए, उनके बारे में जाना, फिर जा करके ये पीपीटी हमने बनाया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रणाम सर। डॉक्टर फरीदी जी, आपने जो डॉक्टर बर्नेट के विषय में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी चूक हम लोगों को हो गई कि जी सर। ये डॉक्टर बर्नेट का ये जो अप्रैल है, ये इनका मृत्यु दिवस है, इनका डेथ एनिवर्सरी है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार जी करके सर। हम लोग करेंगे। और ठीक। जैसा कि आपने इसको बताया ही भी था शुरू में, लेकिन जी थोड़ी सी चूक हम लोगों से भी हो गई है कि हम लोगों ने इसे बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हालांकि ये बर्थ एनिवर्सरी करो या डेथ एनिवर्सरी करें, किसी भी ग्रेट लीडर के लिए, साइंटिस्ट के लिए कुछ भी जी। कहना एक हम श्रद्धांजलि ही होता है। हम लोग जी जन्म सर। दिवस जी पर सर। भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके डेथ एनिवर्सरी पर भी श्रद्धांजलि ही अर्पित करते हैं। डॉक्टर बर्नेट का जो इतिहास है, डॉक्टर फरीदी जी ने बहुत ही बढ़िया से बताया, और एक चीज को जो सभी कोई गौर किए होंगे कि डॉक्टर बर्नेट का जो अंडरस्टैंडिंग आईक्यू है, आईक्यू, वो दिखलाई पड़ता है कहाँ से? एनाटॉमी के नॉलेज से। एनाटॉमी के एक समझने वाली बात नहीं होती है, ये आपको देखने वाली बात होती है, जहाँ की एक छोटे छोटे बिंदुओं को, छोटी छोटी बातों को भी देखने की कला एनाटॉमी के ज्ञान से होता है। एक छोटा सा बोन है, उसके कितने एंगल हैं, कितने उसके कोण हैं, कितने उसके एरिया हैं, ये एक बहुत ही रिमार्केबल बात होता है। इसलिए जो एनाटॉमिस्ट होते हैं, उनका जो विजन होता है, उनका आउटलुक होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर बर्नेट जो है सो एक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति थे, यानी कि सूक्ष्म माइक्रो विजन, है ना। माइक्रो विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। कुछ लोग देखते हैं ऊपरी ऊपर ही ऊपर देखते हैं,
लेकिन एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के लिए सब तो क्या जरूरी है? माइक्रोविजन, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग माइक्रो सिम्टम्स का ही ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। माइक्रो जी सर। सिम्टम्स कहने का मतलब है सर में दर्द हो रहा है, दिस इज नॉट इनफ। सर में अगर दर्द हो रहा है तो सर का दर्द जो है, तो उसका टाइप क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका सेंसेशन क्या है, उसका मॉडलिटीज क्या है। तो ये सारी चीज के लिए देखने के लिए आपके अंदर में धैर्य होना चाहिए। आपके अंदर में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और ये आपके देखने का कला को बढ़ाता है। तो माइक्रो विजन, इसलिए मैंने इसको कहा कि डॉक्टर बर्नेट को हम लोग माइक्रो विजन के रूप से भी देख सकते हैं, जी जी। जो कि सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों के अंदर में होने का आवश्यक में आता है। तो वहां पर उसको माइक्रो विजन होना चाहिए। लेकिन होम्योपैथी के साथ में यह विशेष रूप से लागू होता है कि माइक्रो विजन क्या होता है। ये तो हो गया एनाटॉमी के लेवल पर। लेकिन जब आप ह्यूमन लाइफ के लेवल पर देखते हैं, मनुष्य के जीवन पर देखते हैं, वहां भी हमें माइक्रो विजन का जरूरत होता है, खास करके होम्योपैथी के लिए। जी क्योंकि जी। होम्योपैथी में हम लोग शरीर के माध्यम से उसके वाइटल प्रिंसिपल को देखने का प्रयास करते हैं, है ना? कितनी गहरी बात है। शरीर के माध्यम से, फिजिकल बॉडी के माध्यम से उसके अंदर में छिपे हुए जो सोल हैं, उसके अंदर में जो छिपे हुए रूह हैं, उसके अंदर में जो छिपे हुए आत्मा हैं, और जो सूक्ष्म है, वह माइक्रो है, बहुत ही एनर्जी लेवल पर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन होता है। और इसके लिए आपके अंदर में, एक होम्योपैथिक चिकित्सक के अंदर में, इस तरह का बात होना बहुत ही आवश्यक होता है। जी इसलिए मैं कहूंगा सभी, और हमारा जो दृष्टिकोण है, इस वर्ष हम लोगों ने हर एक स्टालवर्ड्स का बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी को हम लोगों ने एक्सेप्ट करने का, उसको उस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और इसके पीछे में मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम लोग इनके डायरेक्शन को, इनके लाइफ हिस्ट्री से हम लोग इस बात को समझें, लाइफ साइकिल को, लाइफ हिस्ट्री को पढ़ करके, उनके कंट्रीब्यूशंस को देख करके, अगर आपके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया तो ये जो एनिवर्सरी का मनाना व्यर्थ होगा। इसलिए मैं सभी को यहाँ पर है या होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये निवेदन करना चाहूंगा, जब भी हम किसी पर्सनैलिटी का बर्थ जन्म दिवस मनाते हैं, तो उस समय में हम लोग उनके मैसेज को लें, उसके लाइफ के मैसेज को लें, और उसमें सूक्ष्मदर्शी बनने का प्रयास करें। इससे हम लोग इसमें होम्योपैथी के अंदर में अपना भी विकास करें। तो इसके माध्यम से हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये विषय काफी लंबा है, काफी ये है, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि और भी कोई अगर इस पर कोई चर्चा करना चाहें, तो आज आप यहाँ पर आमंत्रित है, क्योंकि हम लोगों के पास में अभी बहुत सारे समय हैं। और जो भी बोलना चाहते हैं, हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो प्लीज आप सब लोग फ्री होकर के अपने दिल को, बात को रखें, और आप यहाँ पर अपने नॉलेज को, क्योंकि आज के अवसर पर हम लोगों को एक ज्ञान को साझा करना ये है। क्योंकि हम लोगों ने कोई साइंटिफिक ना करके हम लोग एक लाइफ स्टाइल, लाइफ को अध्ययन करना का कोशिश किया है। और इसके माध्यम से हम लोगों को आज अपने अंदर में भी झांकने की कोशिश करनी चाहिए। जी तो सर। कोई आदमी अगर इसमें हैंड रेज करे तो मुझे खुशी होगी। हाँ, हम लोगों के बीच में डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं, बहुत ही सीनियर प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, आप अपना थोड़ा सा बात कहें, क्योंकि आप भी बहुत सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति हैं। मैं आपको, डॉक्टर आर के चतुर्वेदी है ना, जबलपुर वाले? जी डॉक्टर आर सर। के चतुर्वेदी, कैन यू स्पीक समथिंग? डॉक्टर आर के चतुर्वेदी।
is muted. मैं को तो उनको अनम्यूट करने के लिए मैंने मैसेज किया है। डॉक्टर रवि सिंह, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, अभी मैं देख रहा था रडार में एक बुक है बर्नेट की, गोल्ड एज ए रेमेडी ऑफ द डिजीज। और ये एक सिंगल बुक है जो खाली आराम मेट की प्रूविंग इन्होंने किया है। बर्नेट, जे जॉन जे बर्नेट। बिल्कुल जैसे का ठीक है जी। क्राफ्ट मेटेरिया जो होती है ना, खाली खाली आराम मेट के बारे में ही पूरी इन्होंने दिया है। बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा सर मैं आपसे गाइडेंस चाहूंगा कि कभी कभी हम लोग को जो बहुत अच्छे ऑथर जैसे मिलते हैं, जैसे बर्नेट हो गए, हम लोगों को किन बुक से, ऐसे ऑथर्स की क्या चीजें, जैसे आपका एक नॉलेज का अथाह संसार है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है सभी क्लासिक ऑथर्स को, तो जैसे कहते हैं कि आपको टाइलर से ड्रोसेरा पढ़ना चाहिए, आपको फैरिंगटन क्लिनिकल मेटेरिया से लैकेशियस पढ़ना चाहिए। ऐसे कुछ बर्नेट के बारे में अगर आप कुछ हम लोग को बताना चाहेंगे, किस मेटेरिया से या किस चीजों से बर्नेट के बारे में और जानकारी या कुछ अच्छी चीजें जो हम जानना चाहें, क्योंकि सारा लिटरेचर सबको उसको पढ़ पाना सभी के लिए तो संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर रवि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब बर्नेट के, अभी डॉक्टर फरीदी जी बर्नेट के जितने भी राइटिंग्स हैं उसका एक जिक्र कर रहे थे, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि जितनी भी सारी पुस्तकें हैं, जितने भी सारे लेख हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ा किताब के रूप में नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर बर्नेट एक आपको बहुत बड़ा मेटेरिया मेडिका नहीं दिए। जी। डॉक्टर बर्नेट बहुत सारे चीज को लेकर के मैंने एक पूरा डिटेल्ड मेटेरिया मेडिका के रूप में नहीं लिखा। अभी आपने डॉक्टर गोल्ड एज ए रेमेडी की जी। बात करी। अगर आप इस किताब को अंदर पढ़ेंगे तो जी। आपको गोल्ड का थीम पता चल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड को हम लोग किस नजरिए से देखते हैं, और होम्योपैथी में यह नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस नजरिए से किस चीज को कैसे देखते हैं। जी। सोना को हम लोग अपने जीवन के एक बहुत बड़ा अंश के रूप में देख सकते हैं, लेकिन सोना को अपने जीवन में सोना कैसे बनाए, इसको नजरिए से देखने का कितना लोग कोशिश करते हैं, है ना। सोना इज नॉट द थिंग, गोल्ड इज नॉट द थिंग्स, इट इज बेसिकली दिस, ये एलिमेंट जो है, मेटल जो है, सो हम लोग अपने ऑर्नामेंटल यूज के लिए किया करते हैं। गोल्ड से शायद मैं नहीं समझता हूँ कि गोल्ड से और जितना ज्यादा ऑर्नामेंट में यूज किया जाता है उससे ज्यादा और भी किसी धातु का किया जाता होगा। तो ऑर्नामेंटल एलिमेंट के रूप में जाना जाता है गोल्ड, है ना। तो ये ऑर्नामेंटल एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो गोल्ड को और ऑरम मेटालिकम के सिम्टम्स को देखेंगे तो आपको इस बात का आभास हो सकता है कि when you try to attract, अपने को आकर्षित करने के लिए, अपने आप को बाहर दिखलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सीधा है कि आप अपने अंदर में कमी तो समझ रहे हो ना, अपने अंदर में कमी समझ रहे हो, और आप अपने कमी को छिपाने के लिए बाहर से अपने के ऊपर में आवरण पहना, बहुत ज्यादा सोना पहनते हैं, बहुत ज्यादा श्रृंगार करते हैं। कौन करते हैं? जो अपने अंदर में कुछ कमी पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी के अंदर में है, कुछ लोग एक सामाजिक व्यवस्था के तहत भी करते हैं, लेकिन एक जो इस चीज को ध्यान में देने की आवश्यकता होती है कि ये क्या है। और गोल्ड एज ए रेमेडी, कहते हैं कि गोल्ड का ज्यादा इम्पोर्टेंट ये और मेटालिकम का ज्यादा यूर्ट कहाँ है, हमारा द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ है। तो जहाँ कहते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, और गोल्ड के अंदर में एक जो कहते हैं कि इगोटिज्म है, बहुत ज्यादा इगोटिज्म है ना, एक अहंकारिक व्यक्ति है। तो अहंकार किसको होता है ना। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो अहंकार के विषय में जानने का कोशिश करेंगे। अहंकार उसी को होता है जिसके अंदर में भीतर अपने दिल से में बहुत कमजोर होता है, वो अपने अहंकार को छिपाने के लिए। तो कहते हैं कि ये औरम के जो पेशेंट होते हैं
अपनी सारी बातों को हृदय में छिपाने का कोशिश करते हैं, उसको बचाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑरम मेटालिकम जो है तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाता है उन सभी व्यक्तियों में जो कि आडंबर में जीते हैं, इगोटिज्म में जीते हैं और डिक्टेटोरियल नेचर में जीते हैं, है ना। ये दृष्टिकोण हमने कहाँ से पाया, ये दृष्टिकोण कहाँ से हमें मिला? यही है इंटरप्रिटेशंस, है ना, इंटरप्रिटेशंस। तो छोटे छोटे राइटिंग्स में, जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर बर्नेट का एनाटॉमिकल नॉलेज एक जो है सो माइक्रोविजन के रूप में है। तो एक चिकित्सक होने के नाते माइक्रोविजन अगर आपको होगा तो उस सिम्टम्स के पीछे में आज एक मैंने मैसेज होगा मेरा, मैं जो वॉकिंग डेड। दिल्ली में मिलता है, उसमें कहते हैं कि मैसेज आपको कोई पढ़ सकते हैं, रवि जी आपके पास में भी होगा वो मैसेज, जी उसको पढ़िए, सिम्टम्स का उसको एक बार रीड आउट कीजिए तो मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर सकूंगा। जस्ट मैं इस संदर्भ में तो नहीं लिखा था, लेकिन मेरा एक नेचुरल थॉट्स में निकल करके आया था, मैं देखा तो मैं इसको लिखा। लक्षण एक समझौता है जो झूठा हो सकता है, फिर भी एक समाधान जो निर्देशांक का एक सेट प्रदान करता है, जिसमें कुछ को समस्याग्रस्त के रूप में कहा जा सकता है, चाहे वह कुछ भी हो। लक्षणों को हटा दें, हम तैयार किए जाने वाले विरोध को हटा दें। ये आपने आज लिखा है। ए सिम्टम इज ए सिम्टम इज ए compromise which may be false yet a solution that provides a set of coordinates. सिम्टम्स जो है कि समझौता है। हम्म। सिम्टम्स क्या है? समझौता है। समझौता किससे करते हो? समझौता कहाँ होता है? जब अपने अंदर में बदलाव। समझौता वही व्यक्ति करता है और समझौता वही होता है। लक्षण कहा कि सिम्टम्स को भी ऐसे भी डिफाइन किया गया है, सिम्टम्स इज ए रिजल्टेंट एक्शन बिटवीन बिटवीन योर इनर साइंस, लाइफ प्रिंसिपल एंड द डिजीज प्रिंसिपल, दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में एक समझौता वार्ता हुआ। उस समझौता के वार्ता के अंदर में एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का आधा भाग उनको दे दिया गया। ये समझौता है ना, और यही लक्षण के रूप में दिखलाई पड़ता है। ये बहुत समय में गलत भी हो सकता है, हमारे दृष्टिकोण से गलत हो सकता है, दूसरे के दृष्टिकोण से गलत होता है। ये हमेशा एक रिलेटिव एस्पेक्ट होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि का किस दृष्टि के अंदर में। इसलिए मैथमेटिका को पढ़ने के लिए और रिपोर्टरी में सिम्टम्स को देख करके आप या रोगी आपको जो बोल रहा है तो आप इस बात को, मेरे आज के इस मैसेज को भी ध्यान में रखिएगा। गलत हो सकता है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी आपको एक मैसेज हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस आधार पर हुआ है और किस रूप में दिखलाई पड़ रहा है ना। हम लोग बहुत सारी चीज जो सामने में देखते हैं और कहते हैं ना कि जितने भी सोने चमकते हैं वो सोना नहीं होता है ना, एवरी पीतल ग्लिटर को इज भी नॉट बोल गोल्ड। सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज नॉट ग्लिटर्स गोल्ड। इज नॉट गोल्ड। वही बात। हाँ, बात कर हम लोग साथ साथ घूमने के लिए जाया करते थे, सामने का बटन हमेशा खुला रहता था और लोग उसको कहते थे देखो इलेक्ट्रिसिस है, इलेक्ट्रिसिस है, क्योंकि ये अपना कपड़े को। तो मैंने वहां पर एक बार कहा कि ऐसा मत समझो कि ये इलेक्ट्रिसिस है, ये लैकेसिस नहीं हो सकता है। आवरण को देख रहा है, उसके अंदर की चीज को देखो क्या है। एंड दैट द पर्सन वाज नॉट लैकेसिस, दैट पर्सन वाज समथिंग एल्स। इस चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोग कभी कभी लक्षण मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, सामने में दिखलाई पड़ा खुश हो गए, ये सिंगल सिम्टम्स मिल गया और हम लोग को दवा मिल गई। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हम लोग अक्सर यहीं पर मार खाते हैं, हमारा दवा काम नहीं करता है और हम लोग फिर दवा को दोष देते हैं, हम अपने रिपोर्टरी को दोष देते हैं, मेडिकल दोष देते हैं। ये हमारी आदत होती है।
ये चीज को मैं चाहूंगा कि इसी तरह से कोई आप लोग भी अध्ययन करते रहें। और आज कल के दिन भी हम लोगों ने डॉक्टर कल था कल भी कोई हमारे स्टारवर्ड्स का जिक्र किया गया था, और कल भी होगा। कल भी डॉक्टर यंगलिंग का लाइफ को स्टाइल को यंगलिंग के रिपोर्टरी के आधार पर हम लोग कुछ देखेंगे। डॉक्टर अर्पणा पारिक जी करेंगी करेंगे कल, और उसको भी हम लोग देखेंगे। तो और किन्हीं को कुछ कहना है? हम लोगों के पास में 4 मिनट का और समय है, चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग को मौका नहीं मिलता है, हम लोग बोलने के लिए नहीं अवसर देते हैं, और कभी कभी और मौका मिलता है तो कोई बोलना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं और कुछ लोग इसमें नए भी जुड़ते हैं। तो सभी से मैं यह कहूँगा कि हमेशा आप अपने अंदर को ओपन कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए, नजरिया को समझने का कोशिश कीजिए। सच क्या है, गलत क्या है, ये इस भावना से नहीं, है ना। हर एक प्रेजेंटेशन में कुछ सच्चाई होती है, कुछ छिपे हुए बातें होती हैं, और कुछ गलत भी होता है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी भी बातों में कुछ गलतियां हैं, मेरे अंदर में भी मैं कुछ छिपा करके बात करता हूँ, और मैं किसी चीज को का जो गलत भी होता है। तो इस चीज को जब आप एनालिसिस करना सीख जाइएगा, इसी को कहते हैं होम्योपैथी में एनालिसिस, है ना। सिम्टम्स को एनालाइज करना, है ना, सिम्टम्स को देख लेना। दैट इज प्रेजेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज देयर, क्यों है ना, क्यों है वहां पर, ये इम्पॉर्टेंट है लक्षण ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना जितना महत्वपूर्ण है कि वह ऐसा क्यों ऐसी स्थिति में आया, है ना। एक रूब्रिक्स का टाइप हम लोग पढ़ते हैं, सिम्टम्स का टाइप, जिसको कहते हैं म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स। व्हाट इज म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स? म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स आप लोग कुछ चर्चा करेंगे। म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स कहते हैं कि सडनली एरोज सिम्टम, जिसका कि न पहले से भी लेना देना है और न आगे भी लेना देना रहेगा। ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा, वो लक्षण नहीं है, लेकिन है, वो प्रेजेंट है, वहां पर है। म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स, डॉक्टर धावले ने इसे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स, है ना। म्यूटेटेड सिम्टम्स क्या होता है? आप किसी धान के खेत में चले जाइए, तो सभी धान के पौधे एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन वहां पर एक ऐसा पौधा नजर आएगा जो कि बहुत ही लंबा हो गया, है ना, और लंबा हो गया लेकिन उसका ज्यादा टिकाऊ नहीं है, कुछ दिन के बाद में वो खत्म भी हो गया, है ना। तो ये कहते हैं कि वो ट्रांजिएंट, क्षणिक समय के लिए होता है और कुछ दिखलाई पड़ता है। इस तरह के लक्षण भी होते हैं। तो हम लोग का अगर नजरिया इसको पहचानने में नहीं होगा कि हम लोग इस क्षणिक सिम्टम्स को कैसे देखें, तो हम लोग यहाँ पर गलतियां कर सकते हैं। तो फरीदी जी, आपने आज बहुत अच्छा बात बताया एनाटॉमी जी के सर। माध्यम से, डॉक्टर बर्नेट का। और बर्नेट के नाम को कुछ लोग गलत ढंग से भी यूज करते हैं कि वो थेराप्यूटिक्स और प्रैक्टिस, लेकिन बर्नेट जैसा जो आईक्यू का व्यक्ति होगा वो इस तरह का काम नहीं करेगा। राइटिंग्स इसके बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी पुस्तकें ही हैं, और उसके माध्यम से हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये सिलसिला जारी रहेगा, आप लोग इस तरह से इस फोरम में आते रहिए, अपना ज्ञान को साझा कीजिए। मैं फरीदी जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ आने वाले समय में, और अपना नया लेखा, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहता है, आप काफ़ी कलेक्शन करते हैं और काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए मैं थैंक यू सर। आपका आपको हमेशा निमंत्रण देते रहता हूँ। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है, 8:30 हो चुका है। हाँ बिल्कुल। हम हम लोग अब अगले सेशन की ओर मूव करते हैं, एंड सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर दी